नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। जुड़ेंगे, शुरुआत करते हैं। इस बार मौनी अमावस 9 फरवरी 2024 को मनाई जाने वाली है और माना यह भी जाना है कि इस दिन शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय कर लिए जाएं तो पितृदोष से छुटकारा मिलता है। साथ ही आपको बताते चले कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस कहा जाता है। शास्त्रों में आपको बता दें कि साल भर में पड़ने वाली अमावस्याओं में मौनी अमावस का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तर्पण और साथ ही पिंडदान और दान करने से आपको बता दें कि विधान भी है, क्योंकि मौनी अमावस के दिन चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर खिलाने से पितृदोष दूर होता है और ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन मंदिरों और धार्मिक स्थलों में हवन पूजन के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। 2023-24 में गन्ने की अवैध प्रजातियों के गत वर्ष के मूल्य को 350 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति कुंतल, सामान्य प्रजातियों के लिए मूल्य को 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा कुंतल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के मूल्य को 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुंतल किया गया है। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के निवेशकों द्वारा अब तक 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्राप्त हुए। यह निवेश प्रस्ताव सभी सेक्टर तथा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेमिनार में माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशन आदि को विश्व के सामने शोकेस करने के लिए सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश अंतर्गत ट्रेड शो का प्रथम संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया हुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एमएसएमई सेक्टर के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार द्वारा कई नई योजनाएं संचालित की गई हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने विभिन्न जनपदों के परंपरागत उत्पादों तथा परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों को शक्ति प्रदान की। इस योजनाओं को आज संपूर्ण भारतवर्ष में पहचान मिल रही है। जनपद झांसी में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के इसके पूर्व वर्ष 1970 में एक नए शहर मॉडल के गठन का निर्णय लिया गया था। जनपद अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला रखी गई है। मेरी सरकार ने राज्य में अपराधों व भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, निरंतर विद्युत आपूर्ति व लाल सत्ताशाही पर नियंत्रण से 2017 पूर्व राज्य की दयनीय स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया है, जिससे सभी जिलों में निवेश का समग्र प्रवाह सुनिश्चित हुआ है। वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस सहित प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे संचालित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बलिया एक्सप्रेस वे एवं गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 30 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से वर्तमान में प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए। नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इससे उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। सेमी कंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2024 प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें ब्रह्मोस,
अडानी डिफेंस, पीटीसी इंडस्ट्रीज, एमकेयू, गोदरेज, एवीएएनएल व टाटा जैसे प्रतिष्ठित निवेशक पर्याप्त रुचि लेकर कार्य कर रहे हैं। बोलिए और बोलिए भाई, आज जो हो जाओ। पीएम मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एवं एप्रल पीएम योजना मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने के निर्धारित लक्ष्य को पहले वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया। निवेशकों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 बनाई गई थी। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों न्यूनतम 2 जन सेवा केंद्र की स्थापना किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक 1,80,000 से अधिक जन सेवा केंद्र राज्य में संचालित है, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्च अप्रैल से दिसंबर 2023 तक ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई थी। वर्ष 2022 मार्च से 70 में निर्गत लगभग 8 लाख विद्युत संयोजना के सापेक्ष वर्ष 2017 से अब तक लगभग 20 गुना 165 लाख विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से अद्यतन कुल 740 केवी विद्युत उपकेंद्र अर्जित किए गए हैं। 1,590 विद्युत केंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई। वर्ष 2070 से अद्यतन लगभग 3,53,000 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की भारतीय इकाइयों से कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट के सापेक्ष में वर्ष 2022-23 में 6,190 मिलियन यूनिट अधिक 39,744 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया है। सोलर रूफटॉप संयंत्र की क्षमता में पिछले लगभग 7 वर्षों में 4.5 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2070 तक मात्र 71 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए। वर्तमान में 328 मेगावाट सोलर रूफटॉप है। प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एवं वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में 40 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसमें अभी तक 10 मेगावाट क्षमता का संयंत्र संचालित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को सोलर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 70,65,000
बसों का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 247 विस्तारित नगरीय निकायों के मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ की गई है। बंधन योजना के तहत धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख घरों में जलापूर्ति तथा 8 लाख घरों में सीवरेज संयोजन का कार्य पूरा किया गया है। सोलर चरखा वितरण एवं प्रशिक्षण योजना के लाभार्थी को विगत 6 वर्षों में 5,677 सोलर चरखा निःशुल्क उपलब्ध कराया है। माटी कला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना में अब तक 785 इकाइयों की स्थापना में 2,355 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्तमान सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान को व्यापक रूप से संचालित किया गया है, जिसमें 6 वर्षों में बच्चों के नामांकन में 40 लाख से अधिक की वृद्धि के साथ नामांकन बढ़कर 1 करोड़ 92 लाख हो गया है। प्रत्येक विद्यालय में 2-2 टैबलेट की उपलब्धता एवं 18,381 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई थी। उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश हेतु 57 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 30 विद्यालयों की निर्माण प्रक्रिया गति में है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। वेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उन्हें चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो आपको सीधा लेकर चलता है लखनऊ, जहां पर बजट सत्र में पूर्व मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। पर स्वागत करता हूं। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की हृदय से बधाई देता हूं और आज से प्रारंभ हो रहे वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सत्र का शुभारंभ अभी कुछ देर बाद माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगा। अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और किसी भी सत्र के वर्ष के शुभारंभ का पहला जो बिजनेस होता है वह विधानमंडल में माननीय राज्यपाल के भाषण से ही शुरू होता है। बजट सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी।
सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्ययोजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का यह साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। सकारात्मक मुद्दों पर, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर हर माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है और मैं इस अवसर पर अपने विपक्षी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूंगा कि जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दलीय सीमाओं से अलग हटकर के प्रदेश के विकास के लिए विधान सभा या विधान परिषद को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और उस दिशा से यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी, माननीय सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। हमने कल भी दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है और उसका जो तथ्यपरक और सही जानकारी होगी उसको सदन के समक्ष रखने और माननीय सदस्यों को अवगत कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की वर्ष 2024 के सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को हृदय से स्वागत करता हूं। उन्हें उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई को सुचारू और नियम संगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन सब का आह्वान करता हूं। लोकतंत्र के उन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सत्र की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में उनके सकारात्मक योगदान की भी अपेक्षा रखता हूं और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के उपरांत एक लंबे अंतराल के उपरांत भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने और प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों का अयोध्या धाम में आगमन और उनके सकुशल दर्शन करने
के सकारात्मक माहौल का लाभ भी हमारे सभी माननीय सदस्यगण उठाएंगे, इस पूरा विश्वास के साथ मैं। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से शक्ति वंदन अभियान से जुड़े मातृशक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि कार्यशाला जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित होगी। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अभी एक पक्ष पूरा भी नहीं हुआ है कि यह शक्ति वंदन अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उसका एक कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी पूरे प्रदेश भर से आए होंगे और बाहर से भी प्रतिनिधि आए हैं। एक अवसर है जब पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम की ओर आकर्षित हो रही है, तो आप सब भी अयोध्या धाम का दर्शन अवश्य करेंगे। इसके लिए हमारी टीम व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और कोई समस्या होगी तो उसके बारे में अवगत करा देंगे। तो वहां की सारी व्यवस्था दर्शन की और प्रभु राम लला के दर्शन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो, यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए। वास्तव में 500 वर्षों के उपरांत एक लंबी लड़ाई और संघर्ष के उपरांत, तपस्या और साधना के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह स्थिति प्राप्त हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं है। भारत की लोक आस्था और जनविश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा है। भारत के पुराने गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभियान है और इसकी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या का यह कार्यक्रम पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चलाए गए कार्यक्रमों के अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, 9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चले। उन सभी अभियानों का केंद्र बिंदु व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं था। उनका केंद्र बिंदु एक विराट था। अगर लेना है तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम व्यक्ति को नहीं इसमें कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी मत और मजहब विशेष के लिए नहीं। हमें किसी की तुष्टि नहीं करनी है, बल्कि संपूर्ण समाज की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है और संपूर्ण समाज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रजमोहन सिंह